हेलो डियर। तो आप सभी को नमस्कार साथियों। तो चैनल आपको स्वागत करता हूं यहाँ पे नर्सिंग टिप्स पे। तो गाइज मैं बता दूं, आज जैसा कि सेकेंड ईयर का दोस्तों है, तो जैसा कि जानते हैं सुबह का समय 6 बजे आपका वीडियो डल चुका है सेकेंड ईयर का। तो दोस्तों जो लोग दोस्तों अभी आपके समय है 2.5 से 3 महीना एग्जाम का, दोस्तों डेली आपको ये सेशन मिलता रहेगा, जहाँ पे दोस्तों आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और चारों सब्जेक्ट से एक एक क्वेश्चन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट होगा, वैसे क्वेश्चन दोस्तों हम एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का महत्वपूर्ण बात यह है कि आप दोस्तों क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएंगे, अपने लैंग्वेज में हम समझाने का कोशिश करेंगे। साथ ही आप वीडियो का पीडीएफ भी ले सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको 4 बार आपको एक एक नंबर 4 बार आएगा, जो कि दोस्तों पासवर्ड होगा। और वो 4 नंबर दोस्तों कलेक्ट करके आप जब पासवर्ड पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। वो पासवर्ड को दोस्तों वहाँ पे डालेंगे तो आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो बस आपको इतना ही करना है, दूसरा कोई इफेक्ट नहीं करना है। और साथियों ये तो चलता ही रहेगा सुबह में, साथ ही दोस्तों हम बीच बीच में आपको दोस्तों जो दोपहर का समय होगा वहाँ पे दोस्तों आपको हम यहाँ पे लाते रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो आप लोग को घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी चीज़ों का हम यहाँ पे तैयारी करा देंगे। और दोस्तों एग्जाम से 1 महीना पहले आपको सभी का पीडीएफ प्रोवाइड हम करा भी देंगे। तो फिलहाल अभी आप लोग समझिए, प्यार आशीर्वाद दीजिए, वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए, ताकि एग्जाम तक आपको याद रहे। अगर दोस्तों आप रटेंगे तो आपको एग्जाम तक याद बिल्कुल नहीं रहेगा, तो आप समझने का कोशिश कीजिए। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पे देखते हैं वही क्वेश्चन दोस्तों हम अभी दे रहे हैं जो आपको एग्जाम में कभी ना कभी पूछा है, और दोस्तों इस बार के लिए 21 से 22 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये है दोस्तों मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 का। जी हाँ दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नाम यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि हृदयघात होना या कंजेक्टिव हार्ट फेलियर क्या है। दोस्तों हृदयघात होना या दोस्तों कंजेस्टिव जो हार्ट फेलियर होता है वो क्या होता है, या दोस्तों इसी को दूसरे भाषा में कहा जा सकता है कि हार्ट फेलियर के कारण लिखे, प्रकार, लक्षण और चिन्ह लिखे, साथ ही इसका उपचार एवं नर्सिंग देखभाल लिखे। दोस्तों ये आपसे सीधा पूछ सकता है कि CHF को पूर्ण रूप से परिभाषित करें। CHSF का फुल फॉर्म लिखे। CHF का मतलब होता है दोस्तों कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। जी हाँ दोस्तों, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इसका पूरा नाम होता है। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। साथियों एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछ सकता है, देखिए शॉर्ट में भी दे देगा, CCF मतलब कंजेस्टिव कार्डियल फेलियर क्या होता है, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है। तो दोनों का मतलब यही है, चाहे वो CCF हो या CHF हो, दोनों का मतलब वही होता है। कार्डियक मतलब ही चेस्ट ही होता है साथियों, और हार्ट मतलब ही चेस्ट ही, दिल ही होता है। तो वही चीज़ें है, उसके बारे में ही दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि CCF क्या है, इसका सूची बनाइए, इसका प्रकार लिखे, कारण लिखे, तो आप ये मत दोस्तों कन्फ्यूज होइएगा कि हम तो पढ़े हैं CHF और यहाँ पे देख रहे हैं CCF। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे घबराना नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का आंसर एक ही होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। साथियों जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कारण लक्षण बताए और ये होता क्या है, नर्सिंग प्रबंध लिखे, तो आपको इसमें सभी चीज़ लिखना पड़ेगा। कारण, लक्षण, ये चीज़ होता क्या है, इसमें नर्सिंग का उपाय कैसे किया जाएगा, नर्सिंग देखभाल का। तो ये सारे चीज़ें हैं जो कि चलिए हम लोग यहाँ पे देखने का कोशिश करते हैं। तो साथियों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है उत्तर में, जैसे CHF या CCF होता क्या है। तो दोस्तों जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है यह एक असमान स्थिति है। मतलब दोस्तों ये जो नॉर्मल चेस्ट होता है, नॉर्मल हमारा जो हार्ट है उससे क्या है, एक अलग स्थिति है। मतलब नॉर्मल से समान से असमान स्थिति है, जिसमें हृदय पर्याप्त मात्रा में शरीर को क्या होता है, रक्त जो है ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है। इसे अन्य कई नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो एक स्थिति है, जो असमान स्थिति है, इसमें होता क्या है कि हमारा जो दोस्तों हार्ट है, जैसा कि जानते हैं कि हार्ट क्या करता है दोस्तों, रक्त को पंप करता है, जिससे सभी शरीर तक रक्त क्या होता है, सुचारू रूप से पहुंचता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि हमारा इसमें क्या होता है, रक्त ही दोस्तों सभी शरीर पे नहीं पहुँच पाता है। शरीर के संपूर्ण अंग पर हार्ट जो है और ब्लड को क्या करता है, पंप नहीं कर पाएगा, क्योंकि हार्ट फेल हो गया रहेगा। उस अवस्था में रक्त पूरे बॉडी में नहीं पहुँच पाता है। तो यही कहता है कि एक असमान स्थिति है। इसमें जो है इसमें जो रक्त का मात्रा है शरीर के रक्तापूर्ति नहीं कर पाता है। कौन नहीं कर पाता है, हमारा हृदय नहीं कर पाता है, और इसे कई अन्य नाम से भी जानते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों ये फिगर में दर्शाया गया है। साथियों पीडीएफ यहाँ पे थोड़ा आपको धुंधला दिख रहा होगा, तो दोस्तों आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कभी काफ़ी डार्कनेस से पीडीएफ में प्रॉब्लम आ जाता है। तो साथियों यहाँ पे इसका कई नाम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, कार्डियक इंसुफिशियंस। जी हाँ दोस्तों, जो कार्डियक है उसका कार्डियक इंसुफिशियंस इसका दूसरा नाम है। तीसरा है इसका हार्ट फेलियर। चौथा इसका वेंट्रिकुलर फेलियर। पाँचवा है दोस्तों कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। मतलब दोस्तों इतने नाम से आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हार्ट फेलियर क्या है, लक्षण, कारण लिखे, या आपसे पूछ देगा कि वेंट्रिकुलर फेलियर क्या है, तो भी आंसर यही होगा। कार्डियक इंसुफिशियंस पूछ देगा, फिर भी वही होगा। या आपसे पूछ देगा कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होता क्या है, फिर भी आपको दोस्तों सभी का नाम यही होता है। तो इन सारे नामों से इसको जाना जाता है CHF को।
अब हम देखते हैं दोस्तों हार्ट फेलुअर के प्रकार कितना होता है, मतलब टाइप्स ऑफ हार्ट फेलुअर। तो दोस्तों जो हृदय घात है, जिसको हम लोग हिंदी में हृदय घात कहते हैं हार्ट फेलुअर को, ये दो प्रकार के होता है। एक होता है दायां नीलय दोस्तों, एक होता है दायां नीलय विफलता, मतलब इसमें जो होगा राइट वेंट्रिकुलर फेलुअर हो जाएगा। और एक होता है बायां नीलय विफलता, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलुअर। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो दो नीलय हमारे हार्ट में है, दायां नीलय बायां नीलय, और ये जो नीलय है साथियों आप लोग जानते हैं कि ये कोष्ठक में बटा हुआ है। तो ये जो होता है दोस्तों, यही दो प्रकार के फेलुअर है हार्ट फेलुअर, या तो दोस्तों राइट वेंट्रिकल फेलुअर होगा या लेफ्ट वेंट्रिकल फेलुअर होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पहला है यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दायां नीलय फेलुअर देखते हैं हम लोग, मतलब यहाँ पे राइट वेंट्रिकल फेलुअर को देखते हैं, जो कि फर्स्ट प्रकार है। यह हृदय रोग है जिसमें दोस्तों राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में पर्याप्त रक्त पंप नहीं हो पाता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा नीला है वहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध रक्त को दोस्तों क्या होता है, स्टोर होता है। एक नीला है नीला, और एक दायां नीला है और बायां नीला है, जहाँ से दोस्तों रक्त क्या होता है वो शरीर के संपूर्ण अंगों तक जाता है और फिर वहाँ से आने का कार्य करता है। तो दोस्तों यही चीज़ें है कि राइट जो वेंट्रिकुलर फेलुअर है यह एक हृदय रोग है, मतलब जो दोस्तों आपका राइट वेंट्रिकुलर फेलुअर है वह एक क्या है, हृदय का रोग है, जिसमें राइट वेंट्रिकुलर पल्मोनरी आर्टरी जो है उसमें जो पर्याप्त रक्त जो है पंप नहीं हो पाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं हृदय का काम होता है कि रक्त को पंप करना और शरीर के संपूर्ण अंगों तक रक्त को सुचारू रूप से पहुंचाना, जो कि ऑक्सीजनकृत रक्त होता है। तो दोस्तों ऐसे अवस्था में जब राइट वेंट्रिकुलर पल्मोनरी आर्टरी में होता क्या है कि रक्त आपका पंप नहीं हो पाता है सही से, तो यही होता है कि राइट वेंट्रिकुलर फेलुअर हो जाएगा। कारण इसका हो सकता है कि फेफड़ों में पानी भर जाना, मतलब दोस्तों जो प्लूरल होता है प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा, मतलब फेफड़ों में पानी भर जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी सिकुड़ जाएगा, उसका कारण हो सकता है, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा, या दोस्तों वर्टिकुलर जो है आर्थीमिया हो जाएगा, या दोस्तों है मिट्रल वाल्व में विकृति हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों रिमेटिक हार्ट डिजीज हो जाएगा, या गुर्दा रोग, किडनी रोग जिसको बोलते हैं, या पेट में पानी भर जाएगा। मतलब साथियों नॉर्मल समझिए। अब साथियों मैं सीधा बता देता हूँ कि ये जो कारण है, तो इतना कारण आपको नहीं याद है फिर भी चलेगा, लेकिन आपको 3-4 कारण 5 कारण जरूर लिखना होगा। तो जैसे दोस्तों इसमें आसान क्या है कि फेफड़ा में पानी भर जाना, गुर्दा रोग हो जाना, पेट में पानी भर जाना, मिट्रल वाल्व में विकृति हो जाएगा, तो ये सब ईजी है, तो ईजी वाला लिख सकते हैं। एक और ईजी है कि पल्मोनरी आर्टरी को सिकुड़ जाना। उसके बाद है पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा, या वेंट्रिकुलर आर्थीमिया हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है र्यूमेटस हार्ट डिजीज हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों र्यूमेटिक हार्ट डिजीज हो जाएगा। तो ये सब कारण होता है राइट वेंट्रिकुलर फेलुअर को। अब इसका लक्षण क्या हो सकता है दोस्तों, अगर कुछ होता है ऐसे तो दोस्तों इसका लक्षण होता है क्लिनिकल फेलुअर, मतलब जो लक्षण होता है दोस्तों कि राइट वेंट्रिकुलर फेलुअर में निम्न लक्षण प्रकट होते हैं। क्या होगा, सांस लेने में परेशानी होगा, जिसको हम लोग डिस्पनिया बोलते हैं। उसके बाद है पल्मोनरी आर्टरी से आवाज़ आना। दोस्तों जो पल्मोनरी आर्टरी है दोस्तों उससे आवाज़ आने लगेगा, पैरों में सूजन हो जाएगा। उसके बाद शरीर में तरल अतिरिक्त मात्रा में फ्लूइड जो है वो ओवरलोड हो जाएगा, मतलब शरीर में आपका तरल क्या होगा, अत्यधिक मात्रा में हो जाएगा। हृदय का आकार बढ़ने लगेगा, मूत्र त्याग कम होगा, मतलब एलिगुरिया हो जाएगा। और पॉलीगुरिया में होता क्या है कि पॉलीगुरिया में मूत्र त्याग अधिक होता है और एलुगुरिया में मूत्र त्याग कम होता है। दोस्तों भूख न लगना मतलब एनोरेक्सिया हो जाएगा, अधिक बेचैनी होने लगेगा। शरीर में ऑक्सीजन की कमी मतलब हाइपोक्सिया हो जाएगा। नाड़ी दर को तेज होना मतलब टैकीकार्डिया होगा। छोटी छोटी तेज सांसें लेना, दोस्तों इसमें छोटी छोटी क्या होगा, तेज सांसें लेने लगेंगे। तो ये दोस्तों जो होता है ये लक्षण है किसका, राइट वेंट्रिकुलर फेलुअर का। एक बार और पढ़ते हैं क्या होता है दोस्तों। सबसे पहला है सांस लेने में परेशानी होगा। सांस लेने दोस्तों सांस धीरे धीरे लेकिन तेज होगा। उसके बाद दोस्तों शरीर में ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, भूख नहीं लगेगा। उसके बाद अत्यधिक बेचैनी हो जाएगा, मूत्र त्याग में कम हो जाएगा। हृदय का आकार जो है बढ़ जाएगा क्योंकि उसमें पानी भर जाएगा साथियों, जानते हैं। तो क्या होगा, आकार बढ़ जाएगा। शरीर में तरल का मात्रा अत्यधिक बढ़ने लगेगा। पैरों में सूजन हो जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी से आवाज़ आने लगेगा। तो दोस्तों जो नाड़ी दर है वो तेज हो जाएगा। छोटी छोटी सांसें लेने लगेंगे तेज़ी से। तो ये सारे चीज़ें जो होता है ये लक्षण है राइट वेंट्रिकल फेलुअर का। तो ये देख लिए। अब दोस्तों दूसरा जो है हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि बायां नीलय विफलता, मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकल आर्टरी है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलुअर है, वो होता क्या है। तो साथियों यह क्या है, एक असमान स्थिति है जिसमें हृदय में बायां वेंट्रिकल आर्टरी में रक्त पंप करने में आंशिक या पूर्णतः असफलता रहता है। इससे शरीर में परिसंचरण कम हो जाता है। दोस्तों
दोनों का सीधा सीधा मीनिंग है कि जो दायां है, अगर दायां राइट वेंट्रिकल फेलुअर होगा तो राइट वाले जो नीला है वहाँ से दोस्तों रक्त पंप होने में दिक्कत होगा। वो भी क्या है, वो भी हृदय का असमान स्थिति हो जाएगा, नॉर्मल से हट के हो जाएगा। और सेम यहाँ भी वही कंडीशन है कि जो बायां नीला है, जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर है, वहाँ से क्या होगा कि हृदय से जो रक्त करने का जो रक्त पंप किया जाता है, बायां वेंट्रिकल से जो रक्त पंप करने में क्या होगा, आंशिक या जो पूर्णतः असफलता हो जाएगा, मतलब रक्त पंप नहीं कर पाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल आर्टरी। और जो शरीर में परिसंचरण होता है ब्लड का संपूर्ण शरीर तक, वो कम हो जाएगा। और ये क्या है, ये हृदय का एक असमान स्थिति है। अब इसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगा। दोस्तों इसका कारण हो जाएगा कि आपके अगर बायां नीला विफलता होता है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल फेलुअर हो जाता है, तो दोस्तों इसमें आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगा। ध्यान में रखिएगा, राइट में कौन सा होता है, लेफ्ट में कौन सा डिजीज होगा, ध्यान में रखिएगा। लगभग दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे जो लेफ्ट वाला है उसमें रक्त से संबंधित जो भी बीमारी होगा उसमें ज़्यादा होगा, किसमें, ये लेफ्ट वाले में। तो ही चीज़ें हैं दोस्तों। इसमें जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाएगा, हृदय के पेशियों में विकार होगा। और वहाँ पे दोस्तों क्या था कि वहाँ पे संकुचन होने लगता है राइट वेंट्रिकल आर्टरी में, यहाँ पे हृदय के पेशियों में विकार होगा, रक्तचाप बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, रक्त वाहिनियों की भित्ति में लवण एवं वसा का जमाव हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब ऑक्सीजन सप्लाई होगा ही नहीं, ब्लड सप्लाई होगा ही नहीं, तो जो रक्त का बहने का जो दोस्तों रास्ता है, जो भित्ति है, वो दोस्तों क्या होगा, धीरे धीरे ब्लड वहाँ पर कम जाएगा। तो जो लवण होगा वो दोस्तों चिपक जाएगा भित्ति से, जो वसा होगा वो भित्ति से चिपक जाएगा। तो यही होता है। धमनियों की दीवार कठोर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा। दोस्तों जो आपके चेस्ट में जो मध्यम परत है मायोकार्डियम, उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके बाद है जो दोस्तों एनीमिया हो जाएगा, रक्तलापता हो जाएगा, आघात, स्ट्रोक आघात हो जाएगा। तो ये दोस्तों कारण हो सकता है आपको किस चीज़ का, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलुअर का। दोस्तों लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलुअर में क्या होगा कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगा, रक्ताल्पता हो जाएगा, मतलब एनीमिया हो जाएगा, रक्त वाहिनियों की जो भित्ति है उसमें लवण और वसा का जमाव हो जाएगा, हृदय के मांसपेशियों में दोस्तों विकार होगा, धमनियों के दीवार में कठोरपन आ जाएगा, मायोकार्डिया इंट्राफ्लेक्शन होगा, और दोस्तों आघात मतलब शॉक लग सकता है, जिसको हम लोग स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो ये दोस्तों कारण है जो कि आपको हो सकता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलुअर से। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं लक्षण इसका क्या हो सकता है। तो दोस्तों जो लक्षण है, क्लिनिकल जो फीचर है यहाँ पे, तो लक्षण है कि उच्च रक्तचाप होगा, हाइपरटेंशन, स्पंदन होगा दोस्तों, पाल्पिटेशन होगा, सांस लेने में परेशानी होगा, शरीर में जो है नीलिमा आएगा, हल्का सिर दर्द होगा, सीने में दर्द होगा, अत्यधिक पसीना आएगा, नाड़ी दर्द दोस्तों तेज हो जाएगा, रात्रि के समय अत्यधिक मूत्र आएगा, मतलब नॉक्ट्रियूरिया हो जाएगा। मतलब दोस्तों इसका लक्षण क्या है, तो लक्षण यही है कि उच्च रक्तचाप आपका बढ़ जाएगा, स्पंदन का गति हो जाएगा, सांस लेने में परेशानी होगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलुअर से, सिर में दर्द होगा, हल्का सिर दर्द होगा, उस सीने में दर्द होगा, अत्यधिक पसीना आएगा, नाड़ी दर्द तेज हो जाएगा, रात्रि के समय मूत्र दोस्तों त्याग अत्यधिक होगा, सांस लेने में परेशानी होगा। ये सब चीज़ें जो दोस्तों है वो लेफ्ट वेंट्रिकल आर्टरी के दोस्तों फेलुअर में ये सब लक्षण देखने को मिलता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं निदान इसका क्या हो सकता है, डायग्नोसिस इसका क्या होगा। तो दोस्तों डायग्नोसिस होता है तो उसका हिस्ट्री ऑफ कलेक्शन जो है वो पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट किया जाता है, लक्षणों की उपस्थिति का जाँच किया जाता है, जो भी लक्षण दिखता है उसको दोस्तों जाँच किया जाता है, रक्त जाँच किया जाता है। उसके बाद है दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG किया जाता है। उसके बाद इकोकार्डियोग्राफ मतलब जो इको होता है वो किया जाता है, और कोरोनरी एंजियोग्राफी किया जाता है। तो दोस्तों ये जो है निदान इसके थ्रू किया जाता है, जांच के थ्रू, किसके थ्रू, जो डायग्नोसिस होता है साथियों, जो टेस्ट होता है निदान का दोस्तों वो होता है हिस्ट्री किया कलेक्शन किया जाएगा, लक्षणों का जांच किया जाएगा, रक्त जांच किया जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी किया जाएगा, इकोकार्डियोग्राफी किया जाएगा, कोरोनरी एंजियोग्राफी किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलुअर में होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे देखें। अब दोस्तों इसका उपचार ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो साथियों जो ट्रीटमेंट है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, रोगी में एडिमा नियंत्रित करने के डायूरेटिक दिया जाता है, जैसे दोस्तों फ्रूसामाइड, टोरसामाइड, मैनिटोल आदि। दोस्तों जो रोगी में इसका नियंत्रण किया जाएगा, जैसे दोस्तों एडिमा जो होता है दोस्तों, जो बार बार आपको क्या हो सकता है कि आपको डायूरेटिक दिया जाता है कि आपके अगर मूत्र कम जाता है दोस्तों, तो उस स्थिति में जैसे राइट वेंट्रिकुलर में हम लोग क्या देखें कि मूत्र का त्याग कम होगा, तो दोस्तों मूत्र का त्याग कम होगा तो डायूरेटिक दिया जाता है मूत्र को बढ़ाने के लिए। तो इसमें कुछ दवाई यहाँ पे है, यहाँ पे फ्रूसोटामाइड, टोरसेरामाइड और मैनिटोल। रोगी को नम ऑक्सीजन प्रदान किया जाता है, मतलब दोस्तों हल्का और नरम ऑक्सीजन प्रदान किया जाता है। तीसरा है रोगी को औषधि डाइक्सोजीन दी जाती है, जिससे हृदय मांसपेशी की कॉन्ट्रैक्शन क्षमता बढ़ जाता है, हार्ट फेलुअर समाप्त होने लगता है। दोस्तों अगर किसी पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो लेफ्ट या
राइट वेंट्रिकल फेलुअर का, तो उससे दोस्तों डाइक्सोजिन दोस्तों क्या औषधि दिया जाता है, जिससे होता क्या है कि हृदय के मांसपेशी में कंट्रैक्शन जो क्षमता है वो बढ़ जाएगा और हार्ट फेलुअर समाप्त होने लगता है। चौथा है कि रोगी को दोस्तों वैसोडिलेटर्स दवाइयाँ दी जाती है। रोगी को क्या चीज़ दिया जाता है, वैसोडिलेटर दवाई दिया जाता है, जैसे दोस्तों नाइट्रेट्स, हाइड्रेलियाजाइन, ACE इनहिबिटर्स आदि। दोस्तों ये सारी दवाई दोस्तों जो होता है वैसोडिलेटर्स दवाइयाँ होता है। पाँचवा है कार्डियक अस्थमा के लिए दोस्तों एमिनोफाइलिन अथवा थियोफाइलिन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जिसको अस्थमा वाले पेशेंट है तो उसे कार्डियक अस्थमा के लिए एमिनोफाइलिन और थियोफाइलिन का उपयोग किया जाता है। छठा है दोस्तों रोगी को आहार में लो सोडियम डाइट और लेस फ्लूइड इनटेक की सलाह दी जाती है। दोस्तों जो पेशेंट इन सारे चीज़ों से हार्ट फेलुअर से अगर ग्रसित है तो उनको लो सोडियम मतलब कम सोडियम वाले डाइट दिया जाता है, और दोस्तों जो फ्लूइड होता है उसको कम लेने का यहाँ पे कम लेने के लिए उन्हें सलाह दिया जाता है। तो ये चीज़ है जो कि उपचार है। उपचार में क्या था कि नम ऑक्सीजन प्रदान किया जाएगा, रोगी में एडिमा नियंत्रित करने के लिए डायूरेटिक दिया जाएगा, रोगी को डाइऑक्सीजन ऑक्सीजन दिया जाएगा जिससे हार्ट फेलुअर धीरे धीरे समान होगा और हृदय के मांसपेशी में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। उसके बाद है रोगी को वैसोडिलेटर्स दवाइयाँ दिया जाता है। कार्डियक अस्थमा वाले के लिए दोस्तों एमिनोफाइलिन और थियोफाइलिन दिया जाता है। रोगी को लो सोडियम लेने का आहार दिया जाता है, डाइट लेने का सलाह दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो कि उपचार है। अब इसमें दोस्तों हमको लिखना था नर्सिंग मैनेजमेंट। दोस्तों अगर हार्ट फेलुअर होगा तो नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, चलिए हम लोग देखते हैं। तीव्र दर्द होगा दोस्तों, तीव्र दर्द में अगर पेशेंट को एक्यूट पेन होता है, तीव्र दर्द होता है, तो तीव्र दर्द में पेशेंट को नर्सिंग देखभाल कैसे किया जाएगा। तो यदि दर्द अधिक हो तो डॉक्टर के निर्देशानुसार एप्वाइड एनाल्जेसिक देना चाहिए। दोस्तों अगर सीने में तेज दर्द हो या पेट में अगर दोस्तों हार्ट फेलुअर हो तो उस अवस्था में चिकित्सक के अनुसार यानी डॉक्टर के अनुसार एप्वाइड एनाल्जेसिक दवा देना चाहिए। जैसे दोस्तों जानते हैं कि जो एनाल्जेसिक है दर्द को राहत देने वाला दवाई का समूह है। अब दोस्तों जो दूसरा होगा दर्द, तेज दर्द में कि रोगी को शांत व आरामदायक वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा है ऑक्सीजन की कमी होना। अगर दोस्तों पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी होता है दूसरे अवस्था में तो उसको नर्सिंग देखभाल कैसे किया जाएगा, तो रोगी को सेमी फाउलर स्थिति प्रदान किया जाएगा। रोगी को SpO2 स्तर चेक करना चाहिए, इसका चार्ट भी बनाया जाना चाहिए। मतलब दोस्तों जो O2 ऑक्सीजन का जो लेवल होता है उसको चेक करके इसका चार्ट बनाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों है रोगी को आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद है दोस्तों रोगी को साइनोसिस के लिए होठ, जीभ, नाखून व त्वचा को चेक करते रहना चाहिए। जो दोस्तों साइनोसिस के लिए होता क्या है कि इसमें पेशेंट को हमेशा होठ, जीभ, नाखून, त्वचा को चेक करते रहना चाहिए ताकि ऑक्सीजन का पता यहाँ से दोस्तों चल पाता है इससे भी। तो ये सारी चीज़ों की ऑक्सीजन की कमी से होता है तो इन सारी चीज़ों को करना चाहिए। अगर दोस्तों कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, जैसे दोस्तों जो कार्डियक आउटपुट है जो दोस्तों हार्ट बीट ये सब जो होता है वो अगर दोस्तों कार्डियक काम करना अगर कम कर रहा है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए पेशेंट नर्स को, तो दोस्तों रोगी को कार्डियक आउटपुट बढ़ाने के लिए पैर की तरफ से शरीर को ऊंचा उठाना चाहिए। दोस्तों पैर की तरफ से शरीर को ऊंचा उठाना चाहिए, नहीं कि सिर की तरफ से ऊंचा उठाना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर जिसको कार्डियक आउटपुट काम करना कम कर दिया है कार्डियक, उसको जो है पैर के तरफ से दोस्तों शरीर को ऊंचा उठाना चाहिए ताकि जो वेनस रेक्टम है दोस्तों बढ़ जाए और कार्डियक आउटपुट का स्तर भी बढ़ जाए। रोगी को पर्याप्त मात्रा में तरल लेने के लिए कहना चाहिए। दोस्तों अगर समझिए जिसको ऑक्सीजन का कमी होता है, अगर वो बढ़िया से वो दम नहीं ले पा रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो ऐसे पेशेंट को कहिए कि वो अपने पैर के साइड से शरीर को ऊंचा उठाए। उससे होता क्या है कि प्रेशर बनता है और प्रेशर बनता है तो साथियों जो है वो ऑक्सीजन निकलता है। तो यही चीज़ें है, कार्डियक आउटपुट उससे बढ़ जाएगा। रोगी को पर्याप्त मात्रा में तरल लेने के लिए कहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं चौथा है सूजन को घटाना। अगर दोस्तों चेस्ट में हृदय घात हुआ है, अगर चेस्ट में दोस्तों सूजन है तो सूजन घटाने के लिए रोगी को डायूरेटिक थेरेपी दिया जाएगा। दोस्तों जो सूजन होता है उस स्थिति में डायूरेटिक थेरेपी दिया जाएगा। रोगी को भोजन में नमक और पानी की मात्रा कम कर दिया जाएगा, क्योंकि जानते हैं नमक दोस्तों क्या करता है, ये और फुला देता है किसी चीज़ को। इनटेक आउटपुट का चार्ट तैयार करना चाहिए। चार्ट में नियत समय प्रविष्टि दर्ज करनी चाहिए ताकि हर एक चीज़ को दोस्तों अच्छे से वहाँ पर मेंशन कर सके। तो ये होता है दोस्तों सूजन को घटाने के लिए। पाँचवा साथियों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि हार्ट फेलुअर व्यक्ति में अगर रोगी का व्यथित होगा, मतलब रोगी दोस्तों अत्यधिक बेचैन होगा, तो उस स्थिति में रोगी के साथ नर्स के विश्वासपूर्ण नर्स को रोगी संबंध बनाने चाहिए। दोस्तों जो नर्स है उसको अगर क्रिटिकल पोजीशन में पेशेंट है, बेचैनी हो रहा है पेशेंट को, तो उसे अच्छा संबंध बनाना चाहिए पेशेंट और नर्स के बीच में। रोगी की सभी चिंताओं और समस्याओं को ध्यानपूर्वक शांति से उत्तर देना चाहिए। अगर पेशेंट को दोस्तों रोगी को कुछ हो रहा है तो उस स्थिति में नर्स को चाहिए कि उसे धैर्यपूर्वक शांति से उत्तर दे उसके बातों को। रोगी में व्याप्त मृत्यु के भय को दूर करना चाहिए। दोस्तों अगर रोगी को ये लगता है कि मैं ठीक नहीं होऊंगा, मेरा मृत्यु हो जाएगा कुछ दिन बाद, तो उसे दूर करना चाहिए, इस भय को दोस्तों दूर करना चाहिए किसे, नर्स को।
उसके बाद साथियों वार्ड में रोगी से कम लोग मिले, इसका ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों हार्ट फेलुअर वाले व्यक्ति को ये चाहिए कि अगर रोगी किसी चीज़ से बेचैनी हो रहा है तो इसे चाहिए कि रोगी को वार्ड में कम से कम लोग मिले, इसके लिए नर्स को ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों रोगी को उसके परिवारजनों और रोगी के बारे में, इसके उपचार व स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करना चाहिए। दोस्तों ऐसा होता है कि देखा जाता है कि बहुत सारे केस में जो है डॉक्टर तो बताते हैं, लेकिन घर वाले जो होते हैं वो बहुत सारे घर वाले को नहीं बता पाते हैं ताकि लोग बेचैन हो जाए। लेकिन दोस्तों ये गलत बात है। रोगी के हर एक कंडीशन, रोगी के हर एक चीज़ के एक चीज़ के बारे में परिवार वालों के साथ साझा करना चाहिए, इस चीज़ को ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों है छठा है जो कि यहाँ पे देखिए जटिलताएं की संभावना। अब दोस्तों जो लास्ट है इसमें जटिलताएं की संभावना। तो दोस्तों ये जो जटिलताएं की संभावना है कहता है मतलब क्या क्या हो सकता है इसमें जटिल अवस्था। और तो दोस्तों जो जटिल की अवस्था है कहता है रोगी के जैविक चिन्ह नियत समय पर मापने चाहिए, जैसे रक्तचाप, हृदय गति, श्वसन गति आदि। दोस्तों जो जटिलता होने की संभावना है उस स्थिति में चाहिए कि रोगी को नियमित समय पर रक्तचाप, हृदय गति, श्वसन गति ये सब लेते रहें। उसके बाद है कार्डियक मॉनिटरी से रोगी को विटल साइंस की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। दोस्तों आप लोग देखते होइएगा कि एक मॉनिटर लगा रहता है, अगर जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो देखते होइएगा वहाँ पे एक मॉनिटर रहता है दोस्तों, उसमें सारे उसका कार्डियक जो डिटेल है वो उसमें छपते रहता है, दिखते रहता है। तो वही कहता है कि मॉनिटरिंग करना चाहिए रेगुलर वाइटल साइंस का। दोस्तों उसके बाद है सभी आपातकालीन दवाइयाँ और सामान रोगी के बिस्तर के पास रखे होने चाहिए ताकि दोस्तों ज़रूरत पड़ने पर तुरंत पेशेंट को दे सके। उसके बाद है दोस्तों जटिल की अवस्था में चाहिए कि रोगी को अन्य रोगों की दवाइयों सही समय व निरंतर रूप से लेने के लिए कहना चाहिए। दोस्तों ये जटिल अवस्था में चाहिए कि रोगी को ये चीज़ बताना कि आप सही समय पर दवाइयाँ लीजिए रोगों का। उसके बाद दोस्तों है कि किसी भी जटिलता की स्थिति में तुरंत डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। दोस्तों अगर कोई भी जटिल अवस्था होता है, इमरजेंसी हो रहा है, तो उस समय तुरंत डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि दोस्तों कार्डियक हार्ट फेलुअर में होता है। और नर्सिंग उपबंध में अगर दोस्तों ये जो 6 चीज़ें हैं, ये 6 चीज़ें अगर पेशेंट में उत्पन्न होता है तो कैसे यहाँ पे जो है हैंडल करेगी नर्स, उस चीज़ का केयर प्लान बनाना था। पहला क्या था नर्सिंग प्रबंधन में हार्ट फेलुअर वाले पेशेंट के लिए कि तीव्र दर्द, अगर तीव्र दर्द होगा, एक्यूट पेन में क्या होगा, ऑक्सीजन अगर कमी होता है तो नर्स क्या कर सकती है, कार्डियक आउटपुट अगर कम हो रहा है तो नर्स क्या कर सकती है पेशेंट के लिए, अगर सूजन हो गया है तो उसे घटाने के लिए पेशेंट को क्या करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों है रोगी का व्यथित होना, अगर रोगी दोस्तों परेशान हो रहा है, बेचैन हो रहा है तो उसे कैसे समझाना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए, ये भी नर्स का काम है मैनेजमेंट करना। छठा है जटिलताओं की जो भी संभावना है उसको दोस्तों दूर करना, ये नर्स का भी काम है। तो दोस्तों ये नर्सिंग प्रबंधन हार्ट फेलुअर वाले पेशेंट के लिए। तो हम लोग देख लिए कि हार्ट फेलुअर 2 टाइप से होता है, राइट वेंट्रिकल फेलुअर और लेफ्ट वेंट्रिकल फेलुअर। राइट वेंट्रिकल फेलुअर में हम लोग देखे हैं और दोस्तों उसका कारण लक्षण सभी का देख लिए। अब साथियों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साथियों देखिए यही कारण है कि ये वीडियो बड़ा होता है, आधा घंटा दोस्तों हम ये क्वेश्चन पे लिए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वीडियो बड़ा तो होना लाजमी है। अब दोस्तों हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ट्रेकियोस्टोसी, दोस्तों जो ट्रेकियोस्टोमी होता है उसको विस्तार से वर्णन करें, इसके दोस्तों कारण लक्षण और नर्सिंग प्रबंध को लिखे। एक क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर में पूछा गया था कि ट्रेकियोस्टोमी होता क्या है, इसके नर्सिंग प्रबंध, इसके कारण लक्षण को लिखे। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ देगा दोस्तों कि एक्सप्लेन द ट्रेकियोस्टोमी इन डिटेल, तो दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा। चलिए जानते हैं कि ट्रेकियोस्टोमी होता क्या है। साथियों जो ट्रेकियोस्टोमियो है यह एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें रोगी को ट्रेकिया या श्वास नली में सर्जिकल चीरा लगाकर श्वसन हेतु एक कृत्रिम मार्ग बनाया जाता है। दोस्तों ये जो ट्रेकियोस्टोमी है आप लोग जानिए कि यह क्या है, एक सर्जिकल प्रोसेस है, सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें होता क्या है कि रोगी को जो ट्रेकिया होता है, जो श्वास नली होता है साथियों, वहाँ पे सर्जरी किया जाता है या चीरा लगाया जाता है। ये क्यों किया जाता है, जिसको दोस्तों श्वसन में अगर प्रॉब्लम हो, सांस लेने में प्रॉब्लम होता हो श्वास नली से, वहाँ पर दोस्तों श्वास नली में एक कृत्रिम मार्ग बनाया जाता है, आर्टिफिशियल वे तैयार किया जाता है चीरा लगा के ट्रेकिया में या श्वास नली में, जो कि सर्जिकल प्रोसेस है। तो ये जान गए दोस्तों बनाया जाता है। यह प्रक्रिया दोस्तों ट्रेकोस्टोमी कहलाता है। मतलब दोस्तों ये जो प्रक्रिया है, कौन सा प्रक्रिया कि सर्जिकल के थ्रू श्वास नली या ट्रेकिया में चीरा लगाना या सर्जरी करके एक आर्टिफिशियल श्वसन मार्ग तैयार करना, मतलब कृत्रिम मार्ग तैयार करना या बनाया जाता है। और यही प्रक्रिया जो होता है दोस्तों ट्रेकोस्टोमी कहलाता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है ट्रेकोस्टोमी, ट्रेकियोस्टोमी। तो दोस्तों ट्रेकिया मतलब ट्रेकिया से ट्रेकिया हो गया और एस्टोमी मतलब जो सर्जरी जो थ्रू किया जाता है वही चीज़ें हैं।
इसकी ओपनिंग ट्रेकिया की तीसरी तथा चौथी रिंग के बीच बनाई जाती है तथा इस ओपनिंग में दोस्तों एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है। दोस्तों जैसा कि जानते हैं हमारे जो ट्रेकिया है वहाँ पे दोस्तों रिंग है, एक दूसरे से ऊपर नीचे जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों जो जुड़ा हुआ है तो दोस्तों इसकी ओपनिंग जो होता है मतलब जो खुलता है दोस्तों ट्रेकिया के तीसरी और चौथी रिंग के बीच होता है। दोस्तों जो हमारे ट्रेकिया में जो रिंग लगा है उसके दोस्तों तीसरा और जो चौथा जो रिंग है उसके बीच में इसे क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। किसको? ये जो कृत्रिम मार्ग बनाया जाता है और उसमें जो ट्यूब लगाया जाता है श्वास के लिए, उसको दोस्तों वो तीसरा और चौथा रिंग के बीच में फिट किया जाता है ट्रेकिया में। तो ये समझ गया कि ट्रेकोस्टोमी होता क्या है। अब साथियों यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका इंडिकेशन, संकेत होता क्या है। जैसे दोस्तों ट्रेकियोस्टोमी वाले पेशेंट का संकेत होता क्या है, तो जैसे दोस्तों इसका संकेत यही है कि एक में है श्वसन मार्ग में रुकावट, एयर ऑब्स्ट्रक्शन। दोस्तों जिस व्यक्ति में श्वसन मार्ग में रुकावट होगा उस व्यक्ति को हो सकता है कि ट्रेकियोस्टोमी किया जाता हो। उसके बाद दोस्तों है यहाँ पे देखिए यही चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे ये जो दोस्तों आप सभी देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, ये जो गले से नीचे जो दोस्तों ट्रेकिया लगा रहता है श्वास नली, और दोस्तों यही जो देखिए रिंग है, ये जो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं चौथा और जो पांचवा हम लोग अभी देखे हैं उसके बीच में यही दोस्तों कृत्रिम मार्ग लगाया जाता है, मतलब कृत्रिम एक दोस्तों ट्यूब लगाया जाता है जिसके थ्रू श्वास ले सकता है आदमी। तो यही दोस्तों रिंग है, यहाँ पे रिंग है, यहाँ पे रिंग है और इसके बीच में ट्यूब इंसर्ट किया गया है। तो आप लोग समझ गए। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कहता है दूसरा में है संकेत जो होगा कि मुख के कैंसर सर्जरी। दोस्तों ओरल कैंसर सर्जरी, श्वास नाली के सिरे पर गांठ होना। दोस्तों ये सब जो इसका संकेत होगा, किसका संकेत, जो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ट्रेकियोस्टोमी जो देख रहे हैं तो ट्रेकोस्टोमी का दोस्तों जो संकेत होता है या तो श्वास लेने में प्रॉब्लम होगा, कष्ट होगा, या दोस्तों जो मुख में कैंसर सर्जरी हो सकता है उसका भी कारण हो सकता है, या श्वास जो होता है श्वास नली उसका जो सिरा होता है दोस्तों उसके सिरे पे यानी मुहाने पर गांठ हो जाना। गांठ हो जाएगा तो क्या होगा, श्वास में प्रॉब्लम होगा। तो वही प्रॉब्लम के लिए दोस्तों ट्रेकोस्टोमी किया जाता है। तो समझ गए। अब इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, ये क्यों किया जाता है, जो ट्रेकियोस्टोमी है ये क्यों किया जाता है। तो दोस्तों रोगी को लंबे समय तक ब्रीदिंग पैटर्न समान बनाए रखने के लिए। अब दोस्तों जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, ब्रीदिंग समस्या होगा, उनको दोस्तों एक समान ब्रीदिंग के लिए एक पैटर्न बनाया जाता है, इसीलिए ये ट्रेकोस्टोमी किया जाता है। दूसरा है रोगी के ट्रेकिया में जमे स्राव को हटाना। दोस्तों सक्शन करना मतलब सिक्रेशन करना। अगर रोगी को दोस्तों ट्रेकिया में किसी कारण से अगर द्रव जम गया है और दोस्तों जो स्राव नहीं हो रहा है उसको दोस्तों हटाना इसका काम होता है, इसके थ्रू किया जाता है। उसके बाद साथियों यहाँ पे है दूसरा नंबर है रोगी के ट्रेकिया में जमे स्राव को हटाना हो गया। उसके बाद है बेहोशी या दोस्तों लकवाग्रस्त रोगियों में एस्पायरेशन को रोकने हेतु। दोस्तों जो बेहोशी वाले पेशेंट है या जो लकवा से ग्रस्त है वैसे रोगियों में दोस्तों एस्पायरेशन जो होता है दोस्तों एस्पायरेशन को रोकने हेतु इसका किया जाता है ट्रेकोस्टोमी। चौथा है दोस्तों जब रोगी समान रूप से श्वसन करने में असमर्थ हो तब लंबे समय तक इसे यांत्रिक प्रदान करने हेतु किया जाता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं यह एक कृत्रिम मार्ग है, ट्यूब है जिसके थ्रू श्वसन को शुरू किया जाता है सुचारू रूप से एक लंबे समय तक। तो ही सारे चीज़ें जो कि इसका उद्देश्य है इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपल तौर पे आप समझ गए कि ट्रेकोस्टोमी इसलिए किया जाता है ताकि लोग जिसको अगर श्वसन में प्रॉब्लम हो तो वो श्वसन अच्छे से ले, जिसको अगर लंबे समय तक इसको ज़रूरत है वो लंबे समय तक इसका प्रयोग करे। अगर दोस्तों ट्रेकिया में कुछ ऐसे स्राव नहीं हो रहा है तो उसे स्राव को हटाने के लिए, अगर रोगी लंबे समय से बेहोशी और लकवाग्रस्त है तो उसे एस्पायरेशन को रोकने हेतु। तो ये सारे चीज़ें उद्देश्य है ट्रेकोस्टोमी को। अब दोस्तों इसका आवश्यक उपकरण क्या है, मतलब जो ट्रेकोस्टोमी होगा तो उसमें दोस्तों क्या चीज़ उपयोग किया जाएगा, क्या उपकरण है। तो दोस्तों ट्रेकोस्टोमी ट्यूब, दोस्तों जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों है लेरेंजोस्कोप का उपयोग किया जाता है ताकि आपके गले का चेक किया जाए। उसके बाद है एम्बू बैग का उपयोग होता है ट्रेकोस्टोमी में। दूसरा है O2 की सप्लाई किया जाता है, ऑक्सीजन का सप्लाई किया जाता है। दस्ताने का ज़रूरत होता है ट्रेकोस्टोमी करने में। कॉटन गॉज पीस, दोस्तों जो कॉटन होता है रीव होता है, रुई का उपयोग किया जाता है और गॉज पीस का उपयोग किया जाता है। नॉर्मल सलाइन का उपयोग किया जाता है दोस्तों। उसके बाद है कनेक्टिंग ट्यूब का उपयोग किया जाता है, जो जोड़ा जाएगा दोस्तों उसका उपयोग किया जाता है। और उसको बाद से यहाँ पे उपयोग जो किया जाता है सक्शन कैनुला का उपयोग किया जाता है। SpO2 मॉनिटर का उपयोग किया जाता है ताकि दोस्तों हृदय जो पेशेंट है उसका हर एक चीज़ दोस्तों श्वसन से संबंधित मॉनिटर पर देखा जाए। उसके बाद दोस्तों है एयर बे का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है सिरिंज, IV सेट, वेन फ्लॉन, टॉर्च, ये सब का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है दोस्तों सर्जिकल ब्लेड का उपयोग किया जाता है और आवश्यक दवाइयों का उपयोग किया जाता है जैसे मिडाजोलम, एड्रेनालाइन और एट्रोपिन और इमसेट, ये सब का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग समझ गए दोस्तों
जो दोस्तों ट्रेकोएस्टोमी है, इसमें क्या क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है हम लोग अभी देखे हैं। इसके ट्रेकोएस्टोमी करने के लिए इन सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। किसका किसका? तो ट्रेकोएस्टोमी ट्यूब का, लेरेंजोस्कोप का, एम्पू बैग का, O2 सप्लाई का उपयोग किया जाता है, दस्ताने का उपयोग किया जाता है, कॉटन का उपयोग जो रुई रुई बोलते हैं उसका उपयोग, गॉज पीस का, नॉर्मल सलाइन का, कनेक्टिव ट्यूब का, सक्शन कैनुला का, SpO2 मोनीटर का, एयरवे का, सिरिंज, IV सेट, वेन प्लोन और ट्यूब का, सर्जिकल ब्लेड का और आवश्यक दवाइयों का यहाँ पे दोस्तों उपकरण होता है, जो कि ट्रेकोएस्टोमी के समय, ट्रेकियास्टोमी के समय रखा जाता है इन सारे चीज़ों को। अब दोस्तों ये प्रोड्यूस है, अब यहाँ पे जो प्रोसीड्यूर है, जो प्रक्रिया है इसका करने का ट्रेकोएस्टोमी का, वो कैसे है चलिए देखते हैं। तो साथियों पहला है, यह प्रक्रिया चिकित्सक द्वारा की जाती है एवं नर्स चिकित्सक के साथ असिस्टेंट करती है। दोस्तों ये जो प्रक्रिया है ट्रेकोएस्टोमी करने का, ये दोस्तों डॉक्टर के द्वारा किया जाता है और जो नर्स होती है वो डॉक्टर को हेल्प करती है एज ए असिस्टेंट। दूसरा है दोस्तों, इस प्रक्रिया में रोगी को सेमी फाउलर या हाई फाउलर स्थिति प्रदान की जाती है। दोस्तों जो ट्रेकोएस्टोमी होता है, ट्रेकियास्टोमी करने के लिए पेशेंट को सेमी फाउलर या हाई फाउलर पोजीशन में रखा जाता है। तीसरा है दोस्तों, रोगी को नेक एक्सटेंड रखकर इंसाइजन साइट को एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से साफ किया जाता है। दोस्तों जहाँ पे सर्जरी करना है वहाँ पे नेक को सीधा, मतलब गले को सीधा रख के उसके दोस्तों आसपास क्या किया जाता है, प्रतिजैविक मतलब एंटीसेप्टिक से दोस्तों क्या सोल्यूशन से साफ किया जाएगा। जैसे दोस्तों सेवलॉन हो गया या दोस्तों क्या बोलते हैं उसको हम लोग डिटॉल हो गया, ऐसे चीज़ों से साफ किया जाएगा जहाँ पे सर्जरी किया जाएगा। चौथा है दोस्तों, जब अब चिकित्सक द्वारा ट्रेकिया की तीसरी तथा चौथी रिंग पर चीरा लगाया जाता है एवं ट्रेकोएस्टोमी ट्यूब लगाई जाती है। दोस्तों जब साफ हो जाता है उस जगह पे जहाँ पे चीरा लगाना है, तो उसके बाद चौथा जो पॉइंट है वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो ट्रेकिया के दोस्तों जो तीसरा और जो चौथा रिंग है उसके दोस्तों बीच में क्या होता है, चीरा लगाया जाता है। चीरा इसलिए लगाया जाता है ताकि जो कृत्रिम ट्यूब है उसको वहाँ पे लगाया जाए, मतलब जो ट्रेकियोएस्टोमी ट्यूब है उसको वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, इसीलिए तीसरा और चौथा रिंग के बीच में चीरा लगाया जाता है। पाँचवा है दोस्तों, इंसिजन के कारण होने वाले रक्तस्राव पर लगातार चूषण किया जाता है। दोस्तों अगर इंसिजन के कारण, मतलब दोस्तों अगर किसी चीज़ के कारण जो इंसिजन है जहाँ पे दोस्तों चीरा लगाया गया है, अगर वहाँ पे किसी कारण से रक्तस्राव होता है तो लगातार उसका चूषण करना चाहिए, ड्रेसिंग करना चाहिए। रोगी को O2 एडमिनिस्ट्रेटर की जाती है। जो दोस्तों है रोगी को क्या किया जाता है, O2 एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा। सातवां है दोस्तों, ट्रेकियोएस्टोमी ट्यूब स्थिर रखने के लिए अच्छी तरह से बांध दिया जाता है। दोस्तों ट्रेकोएस्टोमी ट्यूब स्थिर रहे, अच्छे से रहे, इसलिए वहाँ पे उसको बांध दिया जाता है। तो ये चीज़ें कहाँ पे होता है, ये दोस्तों जो प्रोसेस है वो चीज़ किया जाता है। तो क्या क्या है प्रोसेस में, पहला प्रोसेस ये है कि इसमें डॉक्टर भाग लेगा और डॉक्टर के असिस्टेंट के रूप में नर्स होगी। दूसरा है कि पेशेंट को सेमी फाउलर या हाई फाउलर दिया जाएगा। तीसरा है कि पेशेंट को सीधा नेक एक्सटेंड करके और जो है उसके आसपास क्या किया जाएगा, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से साफ किया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों चीरा लगाया जाएगा। चीरा कहाँ पर लगेगा, डॉक्टर लगाएंगे ट्रेकिया के तीसरा और जो चौथा रिंग है उसके बीच में चीरा लगा के जो तो दोस्तों ट्रेकियोएस्टोमी ट्यूब शिफ्ट करेंगे यानी लगाएंगे। पाँचवा है जो इंसिजन के कारण जो होगा दोस्तों रक्तस्राव, वहाँ पे उसको ड्रेसिंग बार बार या चूषण किया जाएगा, सक्सिंग जिसको बोलते हैं। छठा है कि रोगी को O2 दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटर किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो छठा है उसमें रोगी को एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा O2 को। और सातवां है कि ट्रेकियोएस्टोमी ट्यूब को दोस्तों अच्छे से बांध दिया जाएगा ताकि वो हिले डुले नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो कि एक प्रोड्यूस होता है, प्रक्रिया होता है ट्रेकियोएस्टोमी में। अब दोस्तों ट्रेकियोएस्टोमी में नर्सिंग देखभाल किस तरीक़ा से किया जाएगा, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि नर्सिंग देखभाल भी लिखे। तो पहला है, सर्वप्रथम रोगी में एवं उसके परिजनों को प्रक्रिया के बारे में समझाकर लिखित सहमति लेनी चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको ये जो हम लोग यहाँ पे पॉइंट में देखते हैं, ऐसा नहीं है कि पॉइंट हम लोग लाइन बाई लाइन लिखेंगे और इसको रटेंगे। हमको जो याद होगा नर्सिंग देखभाल में पेशेंट के लिए, उस इलाज के लिए, उस प्रक्रिया के लिए नर्स क्या कर सकती है पेशेंट के लिए, इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं। तो जो नर्स कर सकती है पेशेंट के लिए तो उसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो वही है हम लोग को लिए ट्रेकियोएस्टोमी के लिए देखना है नर्सिंग देखभाल, तो ट्रेकियोएस्टोमी के लिए नर्स क्या क्या कर सकती है उस चीज़ को देखने वाले हैं। तो ही कहता है कि कोई भी दोस्तों सर्जरी होता है तो उसी प्रकार से ट्रेकियोएस्टोमी का भी सर्जरी होगा। तो इससे सर्जरी ट्रेकियोएस्टोमी होने से पहले नर्स को चाहिए कि पेशेंट के परिवार से लिखित सहमति ले ले और उसे समझाकर उसका लिखित जो भी प्रक्रिया है उसे समझाकर उनका लिखित सहमति ले लेना चाहिए, ताकि बाद में कुछ होता है तो उसका रिस्क नर्स के पास ना रहे। दूसरा है, रोगी को शांत एवं अच्छा संतावना युक्त वातावरण प्रदान करें। रोगी को दोस्तों शांत और अच्छे वातावरण में रखिए। तीसरा है, रोगी को आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए, प्रदान करना चाहिए, जैसे फाउलर पोजीशन। चौथा है, रोगी को जैविक चिन्ह का नियमित जांच करना चाहिए दोस्तों।
दोस्तों जो ट्रेकियोस्टोमी वाले पेशेंट है उसको चाहिए कि अगर रोगी को ट्रेकोस्टोमी सफलतापूर्वक हो गया है तो उसको चाहिए कि बार बार उसका विटल साइन जांच करे। उसके बाद है कि दर्द निवारक, अगर दर्द हो रहा है तो वहाँ पे चिकित्सक के अनुसार उसे दवाई देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों रोगी को आवश्यकता अनुसार नम O2 ऑक्सीजन मतलब सॉफ्ट O2 प्रदान करना चाहिए। सातवां है रोगी को अगर स्राव हो रहा है तो स्राव हटाने के लिए दोस्तों एयरवेज से साफ करने के लिए चूसन करे। दोस्तों अगर सर्जिकल वाले जगह पे अगर रोगी का दोस्तों क्या हो रहा हो, वहाँ पे रक्त स्राव हो रहा हो तो वहाँ पे उसे हटाने के लिए एयरवे को साफ करें और चूसन करना चाहिए। आठवां है सक्शनिंग के दौरान सख्त विसंक्रमित तकनीक का उपयोग करें। दोस्तों ये सब जो आप सक्शनिंग करेंगे या जो आप दोस्तों उसको ड्रेसिंग करेंगे तो उस समय सख्त जो है दोस्तों क्या करें, विसंक्रमित मतलब जो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक है उसका उपयोग करना चाहिए ताकि संक्रमण घाव पे ना फैले। नौवां देखभाल में है एक बार में सक्शनिंग 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा समय तक नहीं करनी चाहिए, अन्यथा रोगी जो है हाइपोक्सिया में जा सकता है। दोस्तों अगर आप ज़्यादा देर तक दोस्तों सक्शनिंग नहीं करना चाहिए, 5 से 10 सेकंड बहुत हो जाता है सक्शनिंग। अगर 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा करते हैं तो पेशेंट है हाइपोक्सिया में जा सकता है। तो दोस्तों है उसके बाद है 10वां है नियमित अंतराल पर दोस्तों ट्रेकियोस्टोमी के आसपास की जगह नियमित सफाई करनी चाहिए। 11 है यदि रोगी भोजन निगलने में असमर्थ है तो NG ट्यूब द्वारा उसका पोषण मेंटेन किया जाना चाहिए। दोस्तों अगर पेशेंट भोजन करने में असमर्थ है तो उसको NG ट्यूब द्वारा जो है पोषक तत्वों को मेंटेन करना चाहिए। 12 नंबर है ट्यूबोक्टोमी। ट्यूब की सफाई के दौरान इनर कैनुला को अच्छी तरह से साफ़ करें, इसे बाहर निकालकर H2O2 के घोल में साफ़ करें। इसके बाद ब्रश की सहायता से दोस्तों डिस्टिलाइड वाटर में धोना चाहिए। दोस्तों होता क्या है कि अगर ट्यूबोक्टोमी को अगर आप निकाल के सफाई कर रहे हैं तो होता क्या है कि उसके जो अंदर यूनर कैनुला है उसको भी अच्छी तरह से सफाई कर दें और बाहर निकाल के H2O2 के घोल में हाइड्रोक्साइड के घोल में साफ़ करें और उसके बाद दोस्तों ब्रश के सहायता से डिस्टिल वाटर में उसे धोना चाहिए। तो ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं इसका जटिलता, कॉम्प्लिकेशन क्या है, ट्यूबोक्टोमी के जटिलता क्या है। तो दोस्तों ट्यूब का अपने स्थान से हट जाना। दोस्तों अगर ट्यूब अपने स्थान से हट जाता है तो दोस्तों जटिलता होगा, प्रॉब्लम होगा ट्यूबोक्टोमी में। ट्यूबोक्टोमी में हो सकता है दोस्तों कि ट्रेकियोस्टोमी में हो सकता है कि ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब में रुकावट आ सकता है। उसके बाद है दोस्तों ट्रेकियोमलेशिया हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों ट्रेकियल एस्टोनिस हो जाएगा और दोस्तों ट्रेकियोएस्फेजी फिस्टुला हो जाएगा। दोस्तों जो जटिलता होगा ट्रेकियोस्टोमी वाले पेशेंट को उसको होगा कि ट्यूब एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाएगा, अपने स्थान से किसी कारण से ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब में रुकावट आ जाएगा, या हो सकता है दोस्तों ट्रेकियोमलेशिया हो सकता है उसको, या दोस्तों ट्रेकियल एस्टोनिस हो सकता है। 5वां है दोस्तों कि ट्रेकियोएस्फेजिकल पिस्टुला हो सकता है। तो ये जो दोस्तों है आप लोग यहाँ पे देख लिए, इसका जटिलता भी देख लिए, नर्सिंग प्रबंध भी देख लिए, सारे चीज़ देख लिए ट्रेकियोस्टोमी को और ट्रेकियोस्टोमी होता क्यों ये भी चीज़ देख लिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों वो जो हम लोग देखे हैं मेडिकल सर्जिकल 1 और मेडिकल सर्जिकल 2 देख चुके हैं, दोनों का एक एक क्वेश्चन। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं और तीसरा जो क्वेश्चन है साथियों, तीसरा क्वेश्चन है कि मनोरोग जो दोस्तों साइकोलॉजिकल जो साइकेट्रिक इमरजेंसी है वो होता क्या है, उसको दोस्तों प्रकार लिखना है और उसके दोस्तों सूची बनाना है। विभिन्न मनोरोग का मतलब विभिन्न साइकेट्रिक इमरजेंसी का सूची बनाना है। तो आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछ देगा कि, और ये क्वेश्चन पूछ ही नहीं देगा साथियों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि साइकेट्रिक इमरजेंसी होता क्या है, इसके प्रकार का लिखे, इसके लक्षण का लिखे, इसमें होता क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं साथियों। मनोरोग आपातकाल इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, और इसको इंग्लिश में साइकेट्रिक इमरजेंसी बोलते हैं। मानसिक रोग की आपातकालीन स्थिति वह अवस्था है जिसमें रोगी को तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है। दोस्तों आप लोग क्या समझे ये साइकेट्रिक इमरजेंसी में कि मनोरोग जो है दोस्तों मानसिक रोग की आपातकालीन स्थिति मतलब वह अवस्था है जिसमें तुरंत जो है उपचार की आवश्यकता होती है। मनोरोग आपातकाल रोगी के भाव, विचारों और व्यवहारों में परिवर्तन दोस्तों संबंधी विधियाँ व वातावरणीय कारकों की वजह से उत्पन्न होता है। दोस्तों जो साइकेट्री इमरजेंसी होता है वो पेशेंट में दोस्तों उसके भाव, विचार, व्यवहार और दोस्तों उसके परिवर्तन में दोस्तों संबंधित, उसके परिवर्तन से संबंधित जो भी दोस्तों है या दोस्तों इन्वायरमेंट फैक्टर की वजह से भी उसके अंदर उत्पन्न हो सकता है। दोस्तों इसका मतलब सीधा सीधा समझिए, इसका मतलब यही होता है कि जो पेशेंट है जो दिमागी मानसिक रूप से प्रॉब्लम है, ग्रस्त है, और दोस्तों उसका अचानक तीव्र हो जाना, अचानक दोस्तों उसको एक्साइटेड हो जाना, अचानक किसी भी चीज़ पे बरस जाना, अचानक किसी भी चीज़ को कुछ कर देना। मतलब जैसे देखते होइएगा दोस्तों कोई पागलपन व्यक्ति होता है वो धीरे धीरे शांत रहता है, लेकिन वो कभी कभी जब उखड़ता है तो दोस्तों अपने आप को या दोस्तों किसी और को आसपास के चीज़ों को नुकसान पहुँचाने लगता है। तो वही चीज़ें कहता है कि वो अपने ये एक मानसिक स्थिति है और यह जो है तुरंत उपचार का स्थिति बनता है ऐसे चीज़ों में
मतलब आपातकालीन मनोरोग में। और इसमें जो होता है वही रोगी के भाव, विचार, व्यवहार परिवर्तन संबंधित जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसको पता लगाया जाता है। या दोस्तों इसके कारण हो सकता है वातावरणीय फैक्टर भी हो सकता है। तो आप लोग देख लिए। अब दोस्तों इसको हम लोग प्रकार देखते हैं, इसका सूची बनाते हैं कि मनोरोग आपातकाल सूची मतलब लिस्ट ऑफ साइकेट्री इमरजेंसी। आपसे पूछेगा कि इसका सूची बनाइए, तो इस तरीक़ा से बनाना पड़ेगा। तो साथियों जो इसका मनोरोग आपातकाल की सूची जो होगा, एक में है अति सक्रियता मतलब ओवर रिएक्टिव। दोस्तों निम्न सक्रियता, दोस्तों इसमें होता क्या है कि पेशेंट अति एक्साइटेड हो जाएगा और अत्यधिक रिएक्टिव हो जाएगा। एक पेशेंट होगा दोस्तों कि बिल्कुल नॉर्मल से भी नॉर्मल लो हो जाएगा, एकदम मंद हो जाएगा, तो वो भी एक दोस्तों आपातकालीन ही है। आत्महत्या का प्रयास, दोस्तों ये मनोरोग में अगर इमरजेंसी साइकेट्री अगर किसको अटैक करता है तो वो आत्महत्या के प्रयास करने लगेगा, मतलब अचानक उसके अंदर कुछ ऐसे चीज़ें उत्पन्न होने लगेगा दोस्तों जो आपको निगेटिव चीज़ें ही उसको दिखाई देगा। चौथा है मद्यपान संबंधी आपातकालीन परिस्थितियाँ। दोस्तों मद्यपान मतलब दोस्तों जो एल्कोहलिज्म लिया है उससे रिलेटेड भी इमरजेंसी होता है। दवाइयाँ विषाक्त, दोस्तों ड्रग टॉक्सिसिटी मतलब कोई दवाई लेने से भी वो चीज़ हो सकता है। निशाकित लक्षण मतलब विड्रॉल सिंड्रोम, दोस्तों निष्कासित लक्षण भी इसमें हो सकता है। तीव्र तनाव व अवसाद मतलब सेवरल दोस्तों स्ट्रेस और डिप्रेशन हो सकता है इसमें। ये सब सूची है। उसके बाद दोस्तों हो सकता है कि मिर्गी आ सकता है पेशेंट को। उसके बाद दोस्तों घरेलू हिंसा होगा, डोमेस्टिक वायलेंस के कारण ये उत्पन्न हो सकता है। लैंगिक उत्पीड़न या बाल बलात्कार के कारण ये उत्पन्न हो सकता है। 11 नंबर है दोस्तों एड्स संबंधी आपातकालीन समस्या, इसका रीजन हो सकता है। तो हम लोग क्या देखें साथियों कि ओवर रिएक्टिव, अति शीघ्रता, अति सक्रियता, निम्न सक्रियता हो सकता है, आत्महत्या का प्रयास हो सकता है। ये सारी चीज़ें सूची है जो कि आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या दोस्तों PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, पासपोर्ट से आप लोग अच्छे से कर पाएंगे दोस्तों। तो ही है आत्महत्या का प्रयास होगा, मद्यपान संबंधी आपातकालीन परिस्थिति होगा, दवाई विषाक्त होगा, निष्कासित लक्षण होगा, तीव्र तनाव व अवसाद होगा, मिर्गी होगा मतलब हिस्टेरिकल अटैक होगा, घरेलू हिंसा हो सकता है साथियों। या 11 नंबर में लैंगिक उत्पीड़न या बाल बलात्कार हो सकता है। 11 नंबर में एड्स संबंधी आपातकालीन समस्या भी इसमें हो सकता है। तो ये 11 सूची आप लोग लिख दीजिएगा या 10 जितना याद हो लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसी में क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसी में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इसके कारण, लक्षण और इसके प्रबंधन को लिखे। मतलब दोस्तों जो इमरजेंसी साइकेट्री है इसके सूची बनाइए, होता क्या है, इसके कारण लक्षण भी लिखे। तो यही यहाँ पे दोस्तों हम चलिए इसका कारण और लक्षण देखते हैं। दोस्तों अति उत्तेजक रोग होते हैं। दोस्तों यह क्या है, अति उत्तेजक रोग होते हैं जो स्वयं एवं दूसरे को नुकसान पहुँचाता है। दोस्तों आप समझिए कि इमरजेंसी साइकेट्री जिसका दोस्तों दिमागी रूप से संतुलन खराब है, मतलब जो व्यक्ति पागलपन है और दोस्तों उसका अचानक से अगर दोस्तों एग्रेसिव होता है तो क्या करता है, या तो खुद को दोस्तों नुकसान पहुंचाता है या दोस्तों आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाता है। तो ही दोस्तों होता है इमरजेंसी साइकेट्री, मतलब पागलपन व्यक्ति को दोस्तों एक्साइटेड हो जाना, जागृत होना, मतलब क्रोधित होना कह सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब इसका कारण जो होता है दोस्तों मनोविदलता मतलब साइजोफेरिया, मतलब दोस्तों मनोविदलता का मतलब होता है मन का दोस्तों बदलना। गंभीर उन्माद मतलब दोस्तों सेवर मनिया मतलब गंभीर उन्माद के मतलब होता है कि गंभीर तरीके से मन में विचार उत्पन्न होना। मदपान छोड़ना, दोस्तों इसका जो है इमरजेंसी में लोग कब जा सकता है, आपातकालीन साइकेट्री में लोग मदपान को छोड़ने से भी जा सकता है और उसको सदमा लग सकता है अचानक छोड़ने से। तीव्र अवसाद, दोस्तों तीव्र अवसाद भी हो सकता है। मिथ्या या धारणा मनोज विक्षेपति मतलब मन में कुछ ऐसे धारणा या दोस्तों रखे हैं, मन में ऐसे कुछ मिथ्या है जो हमें सुलझ नहीं रहा है, वो भी कारण हो सकता है। व्यक्तित्व विकार मतलब पर्सनालिटी डिसऑर्डर मतलब अपने आप में दोस्तों निगेटिव चीज़ें वही होता है व्यक्तित्व विकार। मिर्गी आना मतलब एपिलेप्सी, विक्षेपित मतलब डिमनेशिया, सन्निपात मतलब डेलेरिया मतलब दोस्तों इसमें मानसिक रूप से प्रॉब्लम जो होता है विक्षेपित और दोस्तों सन्निपात होता है जिसमें तीव्र और दोस्तों नॉर्मल तरीक़ा से सोचा जाता है। तो ये सारे जो तो दोस्तों है तीव्र अवसाद, मिथ्या, व्यक्ति विचार, मिर्गी, विक्षेपति, ये सब कारण हो सकता है किसका, इमरजेंसी साइकेट्री का। उसके बाद दोस्तों है हम लोग चिकित्सा, इसका लक्षण देखते हैं। किसी में जब किसी के अंदर दोस्तों अगर अचानक इमरजेंसी साइकेट्री होता है, अगर मतलब पागलपन व्यक्ति दोस्तों जागृत होता है, एक्साइटेड हो जाता है, तो उसमें क्या क्या दिखाई देगा, तो आक्रामक व्यवहार। दोस्तों जो पागलपन व्यक्ति होता है जब देखते हो जाएगा कि वो पागल व्यक्ति और ज़्यादा पागल एग्रेसिव हो जाता है, तो क्या होगा, उसके अंदर आक्रामक व्यवहार होने लगेगा। अति सक्रियता मतलब अत्यधिक वो सक्रिय हो जाएगा। अति उत्साह मतलब वह अत्यधिक खुश हो जाएगा। देखते हुए कभी कभी कोई पागल व्यक्ति अत्यधिक हंसने लगता है या अत्यधिक रोने लगता है अपने मन में, तो वही चीज़ है अत्यधिक अति उत्साह।
पुतली या फैला होना दोस्तों, जो पुतली होगा उसका फैल जाएगा। तेज श्वसन व हृदय दर उसका तेज हो जाएगा। एकाग्रता में उसका कमी आ जाएगा, मतलब वो देखेगा कुछ और लेकिन उसको दिखाएगा कुछ और। तेज आवाज़ निकलेगा। देखते होगा कि जो पागल व्यक्ति होता है दोस्तों, उस किसी भी वजह से अगर उसका माइंड प्रॉब्लम हो गया हो तो उसका आवाज़ तेज होने लगता है। उसके बाद है दोस्तों फरफराती नसिका। उसके बाद है चेहरा उसका लाल हो जाता है, असहमति प्रकट करता है किसी भी चीज़ के प्रति। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट है, लक्षण है। लक्षण क्या है कि आक्रामक व्यवहार हो जाएगा, या अति सक्रियता हो जाएगा, अति उत्साह हो जाएगा, जो पुतली है वो फैल जाएगा, तेज श्वसन हो जाएगा, एकाग्रता में कमी आ जाएगा, तेज आवाज़ हो जाएगा, फरफराती नसिका हो जाएगा, चेहरा लाल हो जाएगा दोस्तों, और असहमति प्रकट करेगा। तो ये सब लक्षण होगा इमरजेंसी साइकेट्री का। अब दोस्तों इसमें नर्सिंग प्रबंध क्या होता है, मेडिकल चिकित्सीय प्रबंध, मेडिकल मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों जो मेडिकल मैनेजमेंट वही होता है जिसमें दोस्तों हम उसको क्या कर सकते हैं कि उसको चिकित्सीय थ्रू, मेडिकल के थ्रू, चिकित्सक के थ्रू इसको सही करने के पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, चिकित्सीय प्रबंध कहते हैं। तो चिकित्सक क्या करेंगे, दवा के थ्रू सही करेंगे, या उससे दोस्तों क्या होगा कि उसे मन को पढ़कर उसे सही करके, तो वही है उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, उसके संपूर्ण रोग इतिहास का संरक्षण करना चाहिए, संग्रह करना चाहिए। दोस्तों एक डॉक्टर को चाहिए कि जो भी इमरजेंसी साइकेट्री वाले पेशेंट है उसको दोस्तों कारण जानना चाहिए कि किस कारण से साइकेट्री हुआ है, मतलब मानसिक रूप से प्रॉब्लम में है, और इसके इतिहास को संग्रह करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए। ये मेडिकल मैनेजमेंट है। रोगी को शांत रूप से विनम्रतापूर्वक समझना चाहिए। दोस्तों जो डॉक्टर है उसे चाहिए कि व्यक्ति जो साइकेट्री प्रॉब्लम से है उसे दोस्तों शांत और विनम्रता से समझना चाहिए। तीसरा है शारीरिक बल प्रयोग द्वारा अपने आप को बचाना चाहिए। दोस्तों शारीरिक बल प्रयोग करने से बचना चाहिए। आवश्यक हो तो रोगी को बांधना चाहिए। दोस्तों अगर आवश्यक हो तो आप लोग जानते हैं कि ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जो डॉक्टर को ही दोस्तों डॉक्टर को ही वो खुद पेशेंट बना देता है। तो वही कहता है कि आवश्यक हो तो रोगी को बांध देना चाहिए, ताकि दोस्तों क्योंकि साइकेट्री वाले पेशेंट को कब क्या कर देगा दोस्तों उसको पता नहीं चल सकता है। तो ही चीज़ें हैं। पांचवा है रोगी को शांत करने हेतु निम्न औषधि देना चाहिए। कौन सा सेडेटिव ड्रग दोस्तों जो होता है वो होता है डाइजापाम, जो दोस्तों होता है 12 से 20 mg IV होता है। उसका दोस्तों होता है एंटी साइकोट्रिक द्रव होता है जो दोस्तों हेलोपेरियड होता है। जी हाँ दोस्तों, हेलोपेरियड 20 mg IM दवा होता है जो दोस्तों मानसिक प्रॉब्लम होगा उसको शांत करेगा। और जो सेडेटिव होगा ड्रग, जो सेडेटिव ड्रग होता है जिसमें दोस्तों डाइजापाम दिया जाता है, जिसमें चिंता, मन बेचैन, व्यग्रता, नींद नहीं आना, ये सब दोस्तों डाइजापाम 12 से 20 mg के बीच में ये दोनों दवाई देकर रोगी को शांत किया जाता है। तो ये मेडिकल मैनेजमेंट हो गया। अब नर्स एक और पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे, अत्यधिक उग्र रोगी को ECT देकर शांत किया जाता है। दोस्तों ECT यही होता है ताकि आप लोग देखते होइएगा साथियों, कभी कभी देखे होंगे कि जो पेशेंट दिमागी हालत से बिल्कुल ख़राब रहता है उसको इलेक्ट्रिक दिया जाता है, उसको सारे शरीर में दोस्तों इलेक्ट्रिक लगाया जाता है। तो वही दोस्तों ECT होता है। ECT के बारे में पढ़ना भी है जो कि पढ़ेंगे हम लोग विस्तार से। उसके बाद दोस्तों अब आइए नर्सिंग मैनेजमेंट। अब दोस्तों नर्स क्या कर सकती है, वो तो दोस्तों मेडिकल है, चिकित्सक अपने तरफ से किए हैं पेशेंट के लिए। अब नर्स क्या कर पाएगी मैनेजमेंट एक साइकेट्री इमरजेंसी वाले पेशेंट के लिए, तो चलिए देखते हैं। रोगी को आक्रमण होने पर नर्स द्वारा स्वयं व अन्य रोगी की रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों रोगी अगर आक्रामक होता है तो उस स्थिति में नर्स को स्वयं को और दूसरे रोगी को भी सहायता करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। दूसरा है रोगी को अपनी भावनाएं व्यक्त करने हेतु उचित मार्ग उपलब्ध कराना चाहिए। दोस्तों कि रोगी अपना बात को रखने के लिए भी रोगी को एक उचित माध्यम उपलब्ध करवाना चाहिए। तीसरा है रोगी को शांत रखने का प्रयास करें, उत्तेजना वाले उद्दीपन से दूर रखें। दोस्तों पेशेंट को ऐसे चीज़ों से जिससे उत्तेजना होता हो, एक्साइटेड होता हो, वैसे चीज़ों से दूर रखें, रोगी को शांत करने का प्रयास करना चाहिए, ये नर्स का काम है। चौथा है दोस्तों रोगी पर किसी भी प्रकार के बंधन लगाने से बचना चाहिए। दोस्तों रोगी को चाहिए कि किसी भी प्रकार से बंधन ना लगाए। पांचवा है रोगी को भयभीत नहीं करना चाहिए। दोस्तों रोगी को अगर भयभीत किया जाएगा तो और क्या होगा, व्यग्र हो जाएगा। छठा है रोगी की ऊर्जा को शारीरिक श्रम में व्यय करवाना चाहिए। दोस्तों रोगी को चाहिए कि जो मानसिक रूप से प्रॉब्लम है वैसे रोगियों से काम करवाया जाए, उसके शारीरिक श्रम करवाया जाए। तो यही चीज़ें हैं कि जो उसका ऊर्जा होगा, खपत होगा, तो वो अत्यधिक परेशान नहीं करेगा। तो ये चीज़ें हैं, छठा हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे सातवां है, यहाँ पे देखिए कि अन्य सहायक स्टाफ की सहायता से रोगी को नियंत्रित किया जाना चाहिए। अगर पेशेंट उग्र होता है दोस्तों तो उसे अन्य स्टाफ की सहायता लेकर उसे नियंत्रित किया जाएगा। आठवां है रोगी को धीमी व अस्पष्ट आवाज़ में बात करनी चाहिए। दोस्तों जो मानसिक रूप से प्रॉब्लम व्यक्ति है उसे चाहिए कि उससे क्या करे, धीमी बात करे और उससे स्पष्ट आवाज़ में बात करे। अगर आप तेज़ बोलेंगे तो वो भी तेज़ बोलेगा। नौवां है उसके आसपास भड़कीली व चमकीली वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों जो मानसिक रूप से प्रॉब्लम होते हैं वैसे व्यक्तियों को अत्यधिक रोशनी या अत्यधिक चमकीली वस्तुओं से भी सख्त नफरत होता है, इसलिए वैसे वस्तुओं को दूर रखना चाहिए।
11 है रोगी के साथ पूर्ण सम्मान आदर सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों रोगी के साथ जितना हो सके अच्छा व्यवहार करें, जितना हो सके उसके साथ सम्मान से, आदर से, सहानुभूति से उसका व्यवहार ट्रीट करें। 11 है रोगी को रेस्टोरेंट करने से संबंधित प्रक्रिया के आदेश चिकित्सक द्वारा लिखित में प्राप्त कर समय समय पर रोगी का अवलोकन करना चाहिए। दोस्तों रोगी को अगर रेस्टोरेंट करने से संबंधित कोई प्रोसेस है, जो कोई प्रक्रिया है, तो दोस्तों चिकित्सक द्वारा लिखित में प्राप्त करना चाहिए, ताकि जो चिकित्सक है वो इसका ऑर्डर दे सके, ताकि आप रेस्टोरेंट कर सके, रेस्टोरेंट का प्रोसेस पेशेंट को साथ कर सके और फिर उसका अवलोकन कर सके। तो ये चीज़ें हैं जो कि आप दोस्तों नर्सिंग प्रबंधन है, मेडिकल प्रबंधन है। मेडिकल प्रबंधन में होता है कि टेस्ट के थ्रू या दवाई के थ्रू उसका प्रबंधन किया जाएगा पेशेंट को। नर्सिंग प्रबंध में यही होता है कि जो चिकित्सक के द्वारा उपलब्ध कराया गया है उसको दोस्तों देख कर समय समय पर रोगी से दोस्तों डायरेक्टली मिलजुल कर उसके बातों से, सभी चीज़ों से उसे शांत कराया जाएगा, या दोस्तों जो भी सुविधा होगा उस सुविधा को किया जाएगा नर्स के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें होता है। तो दोस्तों ये हम लोग देख लिए साइकेट्री इमरजेंसी, लक्षण और कारण। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है दोस्तों फाइलेरिया संकुचन किसे कहते हैं, इसका लक्षण व दोस्तों उपचार का वर्णन करें। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा पेडियाट्रिक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, या दोस्तों यही है पेडियाट्रिक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, दोनों एक ही होता है। तो साथियों ये फाइलेरिया संकुचन क्या होता है पूछेगा, और इसका लक्षण, उपचार और नर्सिंग प्रबंध को लिखिए, ये भी आपसे पूछेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों जो फाइलेरिया संकुचन होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पाइलोरिक। दोस्तों जो पाइलोरिक संकुचन है, पाइलोरिक स्टेनोसिस। दोस्तों जो पाइलोरिक स्टेनोसिस है अमाशय के पाइलोरिक मार्ग जो होता है का संकुचन है, जो इस भाग के वृत्ताकार पेशियों की अतिवृद्धि के कारण होने वाला अवरुद्ध है। दोस्तों ये जो आप लोग समझिएगा आसानी से, जो पाइलोरिक संकुचन है, जो पाइलोरिक दोस्तों स्टेनोसिस है, ये क्या है, ये पाइलोरिक जो स्टेनोसिस है आमाशय जो पेट है, पेट के जो पाइलोरिक मार्ग है साथियों, मतलब जो ये पाइलोरी बना है ये पाइलोरिक से बना है, जो कि हमारे आमाशय में है। तो वही कहता है कि आमाशय के जो पाइलोरिक मार्ग है उस मार्ग का दोस्तों संकुचन है, मतलब सीधा समझिए कि पाइलोरिक स्टेनोसिस आमाशय के पाइलोरिक मार्ग का संकुचन है, जो इस भाग की वृत्ताकार पेशियों की अतिवृद्धि के कारण होने वाला अवरोध है। दोस्तों होता क्या है कि जो पाइलोरिक मार्ग है उसमें दोस्तों वृत्ताकार जो पेशी है उसका अतिवृद्धि हो जाता है, मतलब अत्यधिक वृद्धि हो जाएगा, और अत्यधिक वृद्धि होने से दोस्तों इसके कारण से क्या होगा, वो अवरुद्ध होने लगता है, और वही दोस्तों क्या हो जाता है, पाइलोरिक संकुचन होने लगता है। तो हम लोग क्या समझे कि पाइलोरिक संकुचन आमाशय के पाइलोरिक मार्ग का एक क्या है, संकुचन है, और इस भाग की जो वृत्ताकार पेशी होता है उसमें अतिवृद्धि के कारण होने वाला अवरुद्ध है। मतलब जो पाइलोरिक मार्ग है उसमें जो संकुचन होगा उस भाग में अत्यधिक वृत्ताकार वृद्धि हो जाएगा, जिसके कारण ये संकुचन होता है और इसमें अवरुद्ध होता है। तो हम लोग ये देख लिए पाइलोरिक संकुचन। इस संकुचन के कारण आमाशय के भोजन ठीक तरह से ड्यूडेनम में नहीं जा पाता है, फलतः जो स्तनपान या भोजन के बाद शिशु को उल्टी हो जाती है, जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। उल्टियाँ तीव्र वेग से दोस्तों बहिक्षेपी रूप से बाहर होती है। दोस्तों इसमें होता क्या है, संकुचन के कारण आमाशय जो पेट होता है उसमें जो भोजन है वो ठीक तरह से ड्यूडेनम में नहीं जा पाता है, और ड्यूडेनम में भोजन ठीक तरह से नहीं जा पाएगा तो उसके फलस्वरूप जो भी दोस्तों स्तनपान करेगा या भोजन करेगा उसके बाद उसको तुरंत क्या होगा, उल्टी हो जाएगा, और उल्टी हो जाएगा तो धीरे धीरे अगर ये बढ़ते जाता है तो उस अवस्था में उसको तीव्र गति से बहिक्षेपी बाहर निकलेगा, उल्टियाँ बाहर निकलता है तीव्र गति से। तो यही चीज़ है दोस्तों। हम लोग पाइलोरिया संकुचन में क्या देखें अभी तक कि जो पाइलोरिया स्टेनोसिस है, जो पाइलोरिया स्टेनोसिस है ये आमाशय के जो दोस्तों पाइलोरिक मार्ग है उसका संकुचन है। उसका जो संकुचन है साथियों, तो वो जो है वो इस भाग के वृत्ताकार वृद्धि के कारण क्या होता है, वृत्ताकार वृद्धि के कारण उसमें अवरोध हो जाता है। उस भाग में, किस भाग में, पाइलोरिक मार्ग में जो संकुचन होता है उस भाग में अवरोध हो जाता है। क्यों अवरोध हो जाता है, तो वृत्ताकार जो दोस्तों अतिवृद्धि के कारण है, जो वृत्ताकार पेशी है उसमें ये हो गया। अब दोस्तों इस संकुचन के कारण होता क्या है कि जो आमाशय में भोजन है या दोस्तों जो स्तनपान किया है बच्चा, वो दोस्तों ड्यूडेनम में नहीं जा पाता है, जिसके फलस्वरूप होता क्या है कि बच्चा जो भी स्तनपान किया है, जो शिशु जो है स्तनपान किया है या जो भोजन किया है वो उल्टी के रूप में बाहर फेंक देता है, और ये प्रक्रिया धीरे धीरे तेज होगा तो उस रूप में दोस्तों क्या होगा, बहिक्षेपी होगा, मतलब बाहर जो है तीव्र गति से उल्टी को दोस्तों वो फेंकने लगेगा। तो यही होता है दोस्तों पाइलोरी संकुचन, जिसमें हम लोग देख लिए। अब दोस्तों पाइलोरिक संकुचन का हम लोग यहाँ पे लक्षण देखते हैं, मतलब क्लिनिकल फीचर देखते हैं। तो दोस्तों तीव्र वेग से उल्टी होगा, जैसा कि हम लोग देखे हैं
कि जो पाइलोरिक संकुचन है उसमें उल्टी होगा तीव्र गति से। पेट का ऊपरी भाग का फूल जाएगा दोस्तों, जो पेट है उसका ऊपरी भाग फूल जाएगा। निर्जलीकरण होगा दोस्तों, अत्यधिक उल्टी होगा तो निर्जलीकरण होगा ही, तो निर्जलीकरण होगा। कब्ज होगा दोस्तों, अमूत्रता होगा दोस्तों, कब्ज होगा तो भोजन पचेगा नहीं, और भोजन पचेगा नहीं तो सीधा उल्टी के माध्यम से भोजन या जो स्तनपान है वो फेंक देगा, तो ही होता है कब्ज। अमूत्रता होगा मतलब अलगुरिया होगा दोस्तों, जो पाइलोरी संकुचन है, स्टोनोसिस है, इसमें होगा क्या कि अमूत्रता हो जाएगा, क्योंकि शरीर में पानी का कमी हो जाएगा उल्टी से। शरीर के भार में वृद्धि नहीं हो पाना या कम होना या कुपोषण होना दोस्तों, इसमें होगा क्या कि शरीर का भार अत्यधिक बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा या कुपोषण हो जाएगा। तो ये जो होता है दोस्तों, ये होता है पाइलोरी संकुचन में। उसके बाद दोस्तों अमाशय शोथ हो जाएगा, गैस्ट्रिटिस हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो अमाशय शोथ होता है मतलब गैस्ट्रिटिस होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि लक्षण दिखाई देगा। क्या लक्षण दिखाई देगा? तो दोस्तों तीव्र गति से उल्टी होगा, पेट का ऊपरी भाग फूल जाएगा, निर्जलीकरण होगा, कब्ज होगा, और उसके बाद दोस्तों है अमूत्रता होगा, शरीर में वृद्धि में कमी होगा, भार में दोस्तों कमी या ज़्यादा होगा, या कुपोषण होगा, या अमाशय शोथ होगा जिसको हम लोग गैस्ट्रिटिस बोलते हैं। तो ये चीज़ें जो कि लक्षण दिखाई देता है पाइलोरी संकुचन में। देख सकते हैं इस प्रकार से दोस्तों ये पाइलोरी संकुचन है। अब दोस्तों देखिए यहीं पर है ये डोइंड्रम है, डोइंड्रम में भोजन नहीं जा पाता है, यही अमाशय है हमारा। ये भोजन यहाँ पे ये हमारा पेट है दोस्तों, ये जो पेट है और ये जो पेट का भोजन है ये ड्यूड्रम में नहीं जा पाएगा, ड्यूड्रम में नहीं जा पाएगा, जिसके कारण होगा दोस्तों क्या कि यहाँ पे देखिए ये हमारा पाइलोरी संकुचन ये मार्ग है। ये कौन सा मार्ग है? पाइलोरिक मार्ग है। ये कौन सा है? पाइलोरिक मार्ग है, जो कि दोस्तों ये अमाशय में होता है, और यही मार्ग में क्या होगा दोस्तों संकुचन हो जाएगा, और मतलब अत्यधिक वृत्ताकार वृद्धि हो जाएगा। देख सकते हैं ये वृद्धि हो गया यहाँ पे, और ये वृद्धि होने से क्या होगा ड्यूड्रम में भोजन नहीं जा पाएगा, जिसके कारण उल्टी होने लगेगा अत्यधिक तेजी में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब दोस्तों इसका हम लोग कारण जानेंगे, मतलब इसका कारण क्या हो सकता है कि पाइलोरिक संकुचन होता है आदमी में। तो दोस्तों जो इसका इसका हम लोग कारण जान चुके हैं, अब उपचार जानते हैं कि इसका उपचार क्या होगा। तो पहला है दोस्तों उल्टी व कम अंतर्ग्रहण के कारण होने वाले डिहाइड्रेशन व इलेक्ट्रोलाइटिस असंतुलन को अंतःशिरीय द्रव IV फ्लूइड द्वारा ठीक करना। मतलब दोस्तों अंतःशिरीय का मतलब होता है इंट्रावेन, मतलब जो सिरा है उसके थ्रू दोस्तों जो है वो क्या किया जाएगा, वो फ्लूइड दिया जाएगा, द्रव दिया जाएगा। अगर मान गए कोई ऐसा दोस्तों बच्चा है जिसको उल्टी या दोस्तों वो अंदर अपने भोजन को कम लेता है और उल्टी अत्यधिक होता है, जिसके कारण उसके अंदर क्या है डिहाइड्रेशन हो जाएगा, या दोस्तों क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो उस अवस्था में उसे जो दोस्तों है वेन के थ्रू, इंट्रावेन के थ्रू फ्लूइड देना चाहिए और उसे ठीक करना चाहिए। दूसरा है शैल क्रिया। इसमें वृत्ताकार पेशी को इस प्रकार छिद्रण करते हैं जिससे रास्ता चौड़ा हो जाता है। शैल क्रिया का परिणाम मिलने पर बालक को 48 घंटे के दौरान छुट्टी दी जा सकती है। इस सर्जरी को प्रेडेक्ट रेस्टेरेट दोस्तों पाइल्मोनेक्टोमी कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेडेट रेमस्टेड पाइलोरोमायोटोमी कहा जाता है। दोस्तों ये जो सर्जरी होता है, जो शैल क्रिया है, मतलब एक तो है दोस्तों कि उसको फ्लूइड देकर ठीक किया जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा अत्यधिक उल्टी के कारण तो उससे डिहाइड्रेशन या इलेक्ट्रोलाइट का अनबैलेंस होगा तो उसे इंट्रावेन के थ्रू उसको फ्लूइड देकर ठीक किया जाएगा। दूसरा होगा कि शैल क्रिया मतलब सर्जरी के थ्रू किया जाएगा सही से, तो वही जो वृत्ताकार पेशी है जिसमें दोस्तों अति वृद्धि हो गया है, तो उसमें वृद्धि में दोस्तों इस प्रकार से छिद्र किया जाता है ताकि जो चौड़ा रास्ता होता है, जिससे जो चौड़ा रास्ता हो जाता है उससे आसानी से ड्यूड्रम में क्या हो भोजन जाए, और भोजन जाए तो वो सही से पाचन क्रिया हो सके और वो वोमिटिंग नहीं हो। तो वही कहता है कि जो वृत्ताकार पेशी है उसमें छिद्र इस प्रकार से किया जाता है ताकि जो रास्ता जो है वो बन जाए, चौड़ा हो जाए। और शैल क्रिया का जो परिणाम होता है मिलने पर 48 घंटे के बाद दोस्तों बच्चों को छुट्टी दिया जा सकता है। और इस सर्जरी को दोस्तों जो है हम कहते हैं फ्रेडेट रेस्टेड, जी हाँ दोस्तों फ्रेडेट रेमस्टेड पाइलोरोमायोटोमी कहा जाता है। तो साथियों याद रखिएगा जो शैल क्रिया किया जाता है यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे संकुचन, पाइलोरो संकुचन, तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि ये जो है ये फ्रेडेट रेमस्टेड पाइलोरोमायोटोमी के द्वारा ये सर्जरी किया जाता है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं नर्सिंग प्रबंधन, नर्सिंग मैनेजमेंट होता क्या है। मतलब दोस्तों अगर ये जो होता है रेमस्टेड पाइलोरोमायोटोमी होता है, मतलब सीधा समझिए दोस्तों जो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं पाइलोरिक संकुचन। तो दोस्तों जो पाइलोरी संकुचन है इसमें दोस्तों नर्सिंग प्रबंध कैसे किया जाएगा, मतलब नर्सिंग देख रेख कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों शिशु के जैविक चिन्हों का अवलोकन किया जाएगा, वाइटल साइन का, अंतःशिरीय मार्ग द्वारा शिशु को पोषण दिया जाएगा, मतलब इंट्रावेन के द्वारा पोषण फ्लूइड दिया जाएगा, गैस्ट्रिक लेवज द्वारा पेट को साफ करके उल्टी को रोका जाएगा। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अत्यधिक गैस बन जाने से क्या होगा वोमिटिंग होता है, तो ही कहता है कि गैस्ट्रिक लेवल जो है उसको कम करके पेट को साफ किया जाएगा और उल्टी को रोका जाएगा।
चौथा है ऑपरेशन के 6 घंटे बाद मुख द्वारा आहार आरंभ किया जा सकता है। मतलब दोस्तों जो हम लोग यहाँ पे अभी देखे हैं, क्या देखे हैं, ये जो कौन ऑपरेशन है, मतलब फ्रेडेट रैमस्टेड और प्लेरोमायोटोमी जो होता है दोस्तों, इसके दोस्तों सर्जरी के 6 घंटे के बाद बच्चे को मुख द्वारा आहार दिया जा सकता है। तरल पदार्थ का शुरुआत दोस्तों धीरे धीरे नियमित तौर पर आहार के प्रारंभ करें तरल पदार्थ को। पाँचवा है शिशु को आहार धीरे धीरे दे व डालकर दिलवाए। मतलब दोस्तों शिशु को धीरे धीरे आहार दे व डकार दिलवाना चाहिए। छठा है ऑपरेशन के उपरांत बच्चे को आहार देने के बाद उसके सिर व कंधे को 40 से 50 मिनट तक ऊपर उठाकर रखें, जिससे उसका आमाशय ठीक तरह से खाली हो, उल्टी ना हो। दोस्तों ये चाहिए कि ऑपरेशन हुआ है तो वैसे बच्चे को आहार देने से पहले, आहार देने के तुरंत बाद उसके सिर को 30 से 40 मिनट तक दोस्तों क्या करना चाहिए, ऊपर उठा के रखें, जिससे होगा क्या कि उसका आमाशय जो है ठीक तरह से खाली हो जाएगा और उल्टी नहीं होगा। सातवां है माता पिता अथवा पालकों, मतलब जो पालने वाला हो, पालकों को बच्चे को देखभाल के संबंध में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करें एवं आवश्यक निर्देश समझाएं। दोस्तों चाहिए कि माता पिता को या जो उनके पालने वाले हैं उनको दोस्तों ये चीज़ को स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी दें कि बच्चे को कैसे देखरेख करना है। आठवां है बालक को चिकित्सक के पास नियमित रूप से देखभाल के लिए पालकों को निर्देश प्रदान करें। दोस्तों पालकों जो पालने वाला हो, जो पालन पोषण बच्चे को कर रहा हो, उनको ये निर्देश देना चाहिए कि आप डॉक्टर के पास नियमित रूप से आकर चेकअप कराते रहें। तो दोस्तों ये था नर्सिंग देखभाल जो कि पाइलोरिक संकुचन में किया जा सकता है। तो क्या चीज़ है कि बच्चे को हमेशा विटल साइन चेंज करते रहे, अंतरशिरीय मार्ग से शिशु को पोषण दे, गैस्ट्रिक लेवज को दोस्तों गैस्ट्रिक लेवज द्वारा पेट को साफ करे और उल्टी को रोका जा सकता है। ऑपरेशन के 6 घंटे बाद दोस्तों भोजन दे सकते हैं, आहार दे सकते हैं। तरल पदार्थ दोस्तों जो है तरल पदार्थ से शुरुआत करें व धीरे धीरे नियमित आहार प्रारंभ करें। दोस्तों धीरे धीरे क्या करें, नियमित आहार प्रदान करें, पहले तरल पदार्थ से शुरुआत करें, शिशु को आहार धीरे धीरे दे और डकार दिलवाएं। ऑपरेशन के उपरांत बच्चे को आहार देने के बाद सिर जो है उसको 30 से 40 मिनट तक ऊपर उठा के रखें, ताकि जो आमाशय है आसानी से खाली हो जाए और दोस्तों उसमें उल्टी ना हो। माता पिता को दोस्तों शिक्षा देना चाहिए कि बच्चों को कैसे देखभाल करना है, और ये माता पिता को या पालकों को बताना चाहिए कि बच्चों को चिकित्सक के पास हमेशा विजिट कराते रहें। तो ये दोस्तों है जो कि पाइलोरिक संकुचन का हम लोग क्वेश्चन देख लिए हैं, सभी चीज़ देख लिए हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए जो कि पूछा गया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग को PDF लेना है, पासवर्ड दिया रहेगा वीडियो में 4 अंक का, कलेक्ट करके आप लोग डाउनलोड करके PDF भी रख सकते हैं। बाद बाकी दोस्तों जो वीडियो देखे होंगे उनको ज़्यादा समझ में आएगा। टाइम दोस्तों लेते हैं लेकिन समझाने की कोशिश करते हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार साथियों, धन्यवाद।